ऐसी लड़की जिसका सपना था शादी, लेकिन जब भी मेहमान उसे देखने आते वो उन्हीं की लाई हुई मिठाइयाँ, पकवान उन्हीं की आंखों के सामने बैठकर दोनों हाथों से बहुत बुरी तरह खा जाती। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उसका सपना शादी का था तो वो ये सब क्यों करती थी, या फिर ये कहें कि वो ये सब कैसे करती थी। क्योंकि एक आम इंसान इतनी सारी मिठाई, इतना सारा पकवान एक साथ तो नहीं खा सकता। उसकी ये सारी हरकतें देख वो लोग डर कर वहां से भाग जाते। आज की ये कहानी आज से पहले आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी आज से पहले किसी ने बताई ही नहीं है। ये मेरे एक बहुत करीबी दोस्त की कहानी है, और जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई तो यकीन मानिए मेरे मन ने सबसे पहले गवाही दी कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। इस कहानी के दो पात्र हैं। एक लड़का जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था, जिसका नाम है आरव, और एक लड़की जो श्रीनगर की रहने वाली थी लेकिन देहरादून में अपनी मौसी के घर रहा करती थी। आरव की फैमिली अभी अभी देहरादून शिफ्ट हुई थी, उसी लड़की के पड़ोस वाले घर। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की मौसी और आरव की मम्मी के बीच गहरी दोस्ती हो जाती, एक दूसरे के घर आना जाना भी होने लगता है। तभी आरव की मम्मी की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था संजना। उसका व्यवहार, उसका भोला चेहरा, उसकी खूबसूरत आंखें, ये सारी चीजें आरव की मम्मी को बहुत अच्छी लगती है। तो उनके मन में एक बात आती कि क्यों ना आरव और संजना की शादी कर दी जाए। वो इस बात का प्रस्ताव संजना की मौसी के सामने रखती हैं और दोनों ही इस बात पर रजामंद हो जाती हैं। अब रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरव अभी शादी नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसके सामने शादी की बात आई तो उसने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर अपनी मम्मी की जिद के सामने घुटने टेकते हुए वो उस लड़की से मिलने के लिए राजी हो गया। उसने सोचा कि उस लड़की से मिलकर उसे मना कर देगा कि वो ये शादी अभी नहीं करना चाहता, वो भी करियर में कुछ आगे करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। घर के सब लोग बैठे हुए थे और लड़के के घर में तैयारियां चल रही थी। तभी वहां लड़की वाले आते हैं और उनके पीछे से एक लड़की निकल कर आती है जो ग्रीन कलर का सूट पहने हुए थी। उसका मासूम चेहरा, सुंदर आंखें, वो काफी अट्रैक्टिव और सुंदर नजर आ रही थी। एक भोला सा चेहरा जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर दे। तभी लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है और उसे वो पहली ही नजर में काफी अच्छी लगती, लेकिन अभी भी उसके मन में शादी को लेकर ना ही थी। तभी घर वाले बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो उन दोनों से कहते हैं कि जाओ तुम दोनों आपस में अकेले में बैठकर कुछ बातें कर लो। अगर एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, अंदर कमरे में बैठ जाओ। वो दोनों उठकर अंदर कमरे में चले जाते हैं और वहां जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उसके बाद शुरुआत करते हुए लड़का उस लड़की से कहता है कि क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कभी लड़की पूछती है कि क्यों, आप इस शादी के लिए राजी नहीं है क्या? लड़का उसे कहता है, देखो मैं भी शादी नहीं करना चाहता और मैं यहाँ मना करने के मन से ही आया हूँ, क्योंकि अभी हमारी उम्र ही क्या है और अभी मेरा पूरा करियर सामने पड़ा है। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करना, तुम बाहर जाकर सबको मना कर देना कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तभी लड़की उदास चेहरे से कहती है कि मुझे आप काफी अच्छे लगते हैं और मैं आपके बारे में काफी दिनों से सुनती आ रही हूँ, लेकिन अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो मैं बाहर जाकर मना कर दूंगी। तभी वो दोनों उठकर बाहर जाने ही लगते हैं। लड़का अचानक पूछता है कि वैसे सॉरी, मैं पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? तभी उस बेड पर बैठी लड़की ने कहा कि मेरा नाम संजना है। लेकिन इस बार आवाज कुछ अजीब थी और देखते ही देखते संजना के हाथ आरव के गले पर पहुंच गए। उसने आरव को बेड से उठाया और दीवार के किनारे पर लगा दिया। आरव को समझ नहीं आ रहा था, उसे लगा कि संजना शायद मजाक कर रही है, लेकिन देखते ही देखते आरव के पैर जमीन से हवा में उठने लगे। उस 5 फीट की दुबली पतली लड़की ने 6 फीट के आरव को दीवार से लगाकर जमीन से ऊपर उठा दिया था। उसके नाखून उसके गले में धंसने लगे। तब उसे समझ आया कि ये सब मजाक नहीं है। उसने बहुत तेज संजना को धक्का दिया और वो पीछे बेड पर जाकर गिरी। उसने देखा कि उसके हाथ पांव पूरी तरह मुड़ चुके हैं, उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी हैं, उसका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका है।
वो भागते हुए बाहर जाता है और बाहर जाकर परिवार वालों को अंदर हुई घटना के बारे में बताता है। तभी बाहर से सब लोग भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं संजना अकड़ी हुई बेड पर पड़ी है। तभी उसकी मौसी उसे इस हालात में देखकर रोने लगती है, कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी और वो राज सबके सामने आ रहा है। तभी सब लोग पूछते हैं कि ये सब क्या है। संजना की मौसी रोते हुए बताती है कि अक्सर संजना के साथ ऐसा होता है, जब भी उसकी शादी की बात होती है वो कुछ ना कुछ अजीब हरकतों पर उतर आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब किस वजह से हो रहा है और इसी सब की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। तभी उस लड़के की माँ आरव को किचन में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि अभी कमरे में क्या हुआ। आरव अपनी माँ को सारी बातें बताता है। तभी उसकी माँ कुछ सोच में पड़ जाती है, जैसे कुछ सोच रही हो, और अपने मंदिर में जाती है और एक भभूत लेकर आती है। वो आकर उस भभूत को संजना के माथे पर लगाती है। तो संजना बेहोश पड़ी हुई थी, वो अचानक किसी पंछी की तरह फड़फड़ाने लगती है। दोबारा उसके हाथ पांव मुड़ते हैं और उसकी पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है और वो अजीब आवाजों में चीखने लगती है। उसकी मम्मी उसकी मौसी से कहती है कि ये लड़की ठीक नहीं है, इस लड़की के ऊपर किसी प्रेत का साया है। तभी घर वाले संजना के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारते हैं और वो अचानक होश में आ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। वो लड़के की तरफ देखती है और रोने लगती है, क्योंकि वो मन ही मन उसे बहुत पसंद करने लगी थी और वो समझ गई थी कि इस हरकत के बाद ये रिश्ता भी टूट जाए। उनके घर वालों के बीच बातचीत बिगड़ने लगी। आरव की मम्मी ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब संजना को इस बात के बारे में पता चला तो वो बहुत रोने लगी। उसने अपनी मौसी से कहा कि मुझे आरव बहुत पसंद है और आप सभी ने हमेशा से उसके बारे में मुझे बताया है ना, और ये भी कहा है कि मेरी शादी उसी से होगी। अब जब मैं उसे इतना पसंद करने लगी हूं तो ये सब हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। इन सब बातों से आरव को उसके ऊपर तरस आने लगता है और वो उस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। उसके परिवार वाले उसे बहुत समझाते हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं, वो लड़की ठीक नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आरव किसी की एक नहीं सुनता। वो कहता है कि शायद भगवान ने मेरी किस्मत में ये लिखा है, शायद उस लड़की का ठीक होना हमारे ही हाथों लिखा हो। अपने बेटे के सामने माँ मजबूर हो जाती है और उस लड़की की मौसी से कहती है कि अब से इसका इलाज हम करवाएंगे और ये लड़की ठीक हो जाएगी। दोनों परिवारों ने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, संजना के ऊपर जो भी चीज थी उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने संजना को रातों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो और ज्यादा उग्र हो गई। अब तक जो चीजें कभी कभी होती थी अब वो चीजें रोज की होने लगी। वो अपने सर को दीवारों में मारती, अपने आप को नाखूनों से खरोचती, खाना नहीं खाती, अचानक बेहोश हो जाती, अजीब अजीब हरकतों पर उतर आई। तभी संजना की मौसी ने पास में ही रहने वाले उसके मामा को घर पर बुलाया। उसके मामा एक बेहद ही खड़ूस किस्म के इंसान थे। संजना बचपन से उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। जैसे ही वो घर आती वो सहम कर एक कोने में खड़ी हो जाती। पूरे परिवार का एक एक बच्चा उनसे डरता था। लेकिन इस बार जब मामा आए तो संजना उनके सामने खड़ी थी, बिना किसी डर के। वो उन्हें घूरे जा रही थी, सी उनकी तरफ हंस रही थी, उन्हें उल्टी सीधी चीजें बोल रही थी, बहुत उग्र हो गई, खेलने लगी, अजीब हरकतें करने लगी। उस दिन उसके मामा को पहली बार नजर आया जैसे वो संजना ना हो, उसके रूप में कोई और हो। लेकिन वो इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये कोई दिमागी प्रॉब्लम है या वो ये सब कुछ जानबूझकर करती है। तभी उन्होंने हनुमान चालीसा चलाकर फोन में रख दी और संजना और ज्यादा उग्र हो गई। वो और ज्यादा हरकतें करने लगी। तभी मामा को लगा कोई भूत प्रेत होता तो हनुमान चालीसा सुनकर भाग जाता, जैसा कि नॉर्मली हम सबको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामा को लगा कि संजना मजाक कर रही है या फिर वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है। तभी वो अपनी बेल्ट निकालते हैं और उस मासूम बच्ची को मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे इतनी बुरी तरह मार रहे थे लेकिन तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने होश में नहीं थी। वो तब भी सेम चीजें करे जा रही थी। वो उसे मारते जा रहे थे। संजना की मौसी को उस बच्ची पर बहुत तरस आया। तभी वो भागते हुए रोते हुए गई और उसने आरव की मम्मी को कॉल करके कहा घबराते हुए कि संजना की तबीयत बहुत खराब है। आपने उस दिन जो भभूत उसके माथे पर लगाई थी, क्या आप वो लेकर आ सकती हैं? शायद वो ठीक हो जाए। तभी उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ।
आरव की मम्मी आरव के हाथों वो भभूत भिजवाती है। जैसे ही वो लड़का उस भभूत को लेकर घर में एंटर करता है, वो देखता है कि उसके मामा ने उस लड़की को बहुत बुरी तरह बेल्टों से मारा। उसके पूरे शरीर पर निशान है, उसके चेहरे पर चोट के निशान है, लेकिन वो अभी भी वो अजीब हरकतें कर रही है। उसे इस हालत में देखकर उसकी आंखें नम हो गई, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी वो आगे बढ़ता है और उस भभूत को उसके माथे पर लगाता है। वो बहुत तेज चीखती है, आंखें बड़ी बड़ी करती है और उसे गले लगाकर बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। वो बहुत गहरी नींद में आंखें बंद करके सो जाती है। वो बहुत देर तक उसके पास बैठा रहता है, लेकिन वो आराम से सो रही थी। तभी वो उठकर अपने घर जाने के लिए चलता है और वो देखता है कि चलते ही चलते अचानक छत का पंखा टूटकर नीचे गिर गया। वो डरकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि संजना बिस्तर पर पंजों के बल खड़ी है और बेहद डरावनी आवाज में कहती है कि अभी भी वक्त है, मैं तुझे समय दे रहा हूं, छोड़ दे इस लड़की को, वरना अगली बार इस पंखे के नीचे तू होगा। ये सारी चीजें देखकर वो मन ही मन घबरा जाता है और समझ जाता है कि ये कोई मामूली चीज नहीं। पर वो हिम्मत करता है और कहता है कि इससे तो मेरी शादी होने वाली, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसे छोड़कर तो तुझे जाना हो। वो आरव की ये बात सुनकर बहुत तेज तेज हंसने लगती है और कहती है, असंभव, पिछले 16 साल से ये शरीर मेरा घर है और मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता। तभी आरव के हाथ में एक कड़ा था जो काल भैरव बाबा का था। वो उस कड़े को निकालता है और जाकर संजना के हाथ में डाल देता है। उस कड़े को हाथ में डालते ही वो चीख कर बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे होश में लाया जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने अभी क्या हरकत की थी या क्या हुआ था। उसके ठीक हो जाने के बाद करीब रात के, ये सारी बातें हैं करीब रात के 11 बजे की, आरव उसके घर से अपने घर निकलकर चलता है तो बीच में एक छोटी सी गली पड़ती है। वो सुनसान गली से जैसे ही अपने घर की तरफ चलता है तो उसे महसूस होता है जैसे संजना उसके पीछे चल रही हो। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, सीधा चलता है और एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वो देखता है सामने एक मकान बना है जिस पर शीशे लगे हुए हैं। जब लाइट उस शीशों पर पड़ती है तो उसे पीछे संजना दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि संजना नहीं है बल्कि उसकी चीज उसके साथ चल रही है। वो हिम्मत करके भागता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। वो गेट खटखटाता है, उसकी मम्मी गेट खोलती है। उन्हें अजीब सी स्मेल आती है जैसे कोई जल गया। वो उसे कहती है कि अभी अंदर मत आना। वो अंदर से गंगा जल लेकर आती है और उसके ऊपर छिड़कती है। कहती है कि इस गंगा जल को अपने हाथों से पूरे घर में छिड़को तभी अंदर आना। वो वैसा ही करता है, अंदर जाता है और अपने दोनों छोटे भाई के साथ जाकर कमरे में सो जाता है। रात भर उसे बहुत बेचैनी महसूस होती है। उसे नींद नहीं आती। उसे आवाजें आ रही थी जैसे घर के बाहर उसे कोई बुला रहा हो, कह रहा हो कि बाहर आओ, छोड़ दो उसे वरना जिंदा नहीं बचोगे। वो बहुत मुश्किल से अपने माइंड को कंट्रोल करके सोता है और अगले कुछ दिनों में उस लड़की की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो पहले से बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी। उसकी हरकतें बहुत अजीब। घर वालों को समझ आ गया था कि अब इस तरह से काम चलने नहीं वाला। हमें किसी को बुलाना होगा जो इस चीज का जड़ से इलाज कर सके। उस लड़की के इलाज के लिए उसके घर वाले एक लेडीज के पास जाते हैं जो चौकी लगाया करती थी। सब लोग उन्हें माताजी कहकर बुलाते थे। माताजी ने अपनी थाली में चावल देखे। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में जो उतारा करने वाले होते हैं वो चावल में देखकर बताते हैं कि घर में क्या कोई बुरा साया है। उन्होंने चावल पढ़े और बताया कि इस लड़की के ऊपर किसी बहुत बुरी शक्ति का साया है। इसका एक बहुत बड़ा इलाज करना होगा। उस लड़की के मामा भी वहां उपस्थित थे और अभी भी मन ही मन उन्हें ये सारी चीजें वहम लग रही थी, नाटक लग रही थी। वो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी माताजी कहती हैं कि मैं अगले शुक्रवार को तुम्हारे घर आऊंगी और आज यहाँ जो कोई भी आया है अगले शुक्रवार को घर में वो सभी लोग उपस्थित रहे। फिर अगला शुक्रवार आता है, माताजी उनके घर जाती हैं और पूजा में सबको बिठाया जाता है। उसके मामा थे, उसकी नानी, उसके परिवार के सभी लोग, साथ ही साथ लड़के के परिवार के भी सभी लोग वहां उपस्थित थे। उस लड़की को पूजा में लाया जाता है। उसे पूजा में बिठाते हैं और जैसे ही उसके ऊपर उतारा किया जाता है वो चीज खेलने लगती है। वो बहुत अजीब हरकतों पर उतर आती है। वहां रखे पूजा के सामान को गिराने लगती है। उसके हाथ पैरों को पकड़कर पूजा की जाती है। तभी वो बोलने लगती है एक अलग भाषा में
और कहती है कि ये सारी हरकतें क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही घर का पितृ हूँ और इन्होंने कोई गलती की है जिस वजह से मैं ऐसे उग्र रूप में आया हूँ। अगर ये मुझे बलि दे दें तो मैं शांत हो जाऊंगा। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। सभी घर वालों को इस बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो देवी देवता होते हैं वो घर के किसी सदस्य पर खेलकर अपनी मन की बातें बताते हैं। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है और उनके पितृ रुष्ट हो गए हैं, इस वजह से उस लड़की की तबीयत खराब है। वो इस चीज को मानने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे उस लड़की के जो मामा बैठे हुए थे वो अचानक खेलने लगते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे उनके घर के पितृ खेलते हैं। और वो खेलते खेलते कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारे घर का पितृ तो मैं हूं। वो अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि पितृ मैं हूं, ये पितृ नहीं है, ये कोई प्रेत है, तुम सबको छलने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीज बोलकर उसके मामा बेहोश हो जाते हैं। अब माताजी समझ जाती है कि ये कोई पितृ नहीं बल्कि कोई प्रेत है जो यहाँ हम सबको छलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उस लड़की के हाथ पैर पकड़कर माताजी अपनी पूजा शुरू करती है। तभी माताजी संजना से कहती है कि कौन है तू, मुझे बता दे वरना मैं तुझे उस आग में जला दूंगी जिससे तू कभी वापस नहीं आ पाएगा। वो उनकी तरफ देखकर हंसी हंसती है, चिल्लाती है पर कुछ भी बोलती नहीं है। माताजी एक पवित्र गंगा जल को पढ़कर उसके ऊपर फेंकती है। तभी वो ऐसी हो जाती है जैसे उसे किसी बंधन में बांध लिया गया। शैतान समझ गया कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो कहता है कि रुक जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो कहती है कि मैं और कोई नहीं बल्कि इसका सगा चाचा हूँ। मैं एक हादसे में मारा गया, मुझे कोई शरीर नहीं मिल रहा था तो मैं इसके शरीर में आ गया। मुझे पूरे 16 साल हो गए हैं इसके साथ। अब ये शरीर मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। या तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा वरना जिंदगी भर इसके साथ ऐसे ही रहूंगा। घर वाले ये सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें यकीन हो गया कि ये सब कुछ हुआ था, यानी कि ये सारी बातें सच्ची। माताजी पूजा करती हैं और सबसे कहती हैं कि मैं अगले 11 शनिवार इसका उतारा करूंगी और मैं इसका इलाज करूंगी। 11वें शनिवार इसकी बड़ी हाजिरी जाएगी, तब तक तुम सबको इसे कंट्रोल में रखना होगा। इसे कहीं भी घर से बाहर मत जाने देना। और वो एक अभिमंत्रित धागा उसके हाथ में बांधती है। ये धागा इसकी रक्षा करेगा। उस धागे को बांधकर वो शांत हो जाती है। अगले कुछ दिन तक हर शनिवार को उसकी हाजिरी जाती थी, जिसमें कुछ सामान जाता था उसके उतारे का। सब कुछ ठीक था, उसकी तबीयत पहले से काफी ठीक थी। अचानक आरव की तबीयत खराब होने लगी। उसके साथ अजीब हरकतें होने लगी। वो रात को रूम में सोता और जब उसकी आंख खुलती तो वो बाहर हॉल में मिलता। उसकी कमर पर अजीब से नाखूनों के निशान मिलते। उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। जैसे ही संजना को पता चला कि आरव की तबीयत खराब है तो वो उससे मिलने उसके घर आई। वो उसके पास बैठी और उसने उससे कहा कि मैं तो अब पहले से काफी ठीक हूँ। माताजी का ये धागा काफी असरदार है। तुम्हें याद है तुमने अपना अभिमंत्रित कड़ा मुझे दिया था? शायद अब इस कड़े की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। तुम्हारी तबीयत भी खराब है। वो अपने हाथ से कड़ा निकालकर आरव के हाथ में डाल देती है। वो कहती है कि अब इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। आराम करो, अभी मैं चलती हूँ। वो ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। तभी आरव की आंख लग जाती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। करीब 1-1.5 घंटे बाद घर से संजना की मौसी का कॉल आता है। वो पूछती है कि क्या संजना वहां आई है? बहुत देर हो गई है, आप उसे घर भेज दीजिए। लेकिन संजना तो 1-1.5 घंटे पहले ही वहां से चली गई थी। तभी आरव को कुछ घबराहट सी होती है। वो उठता है और बाहर जाकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। घर वाले भी उसे ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी और माताजी ने कहा था कि उसे घर के बाहर मत जाने देना। उसे ढूंढते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। अचानक आरव के दिमाग में आता है कि पिछले 10 शनिवारों से जिस ट्रेन की पटरी पर वो उसका
उतारा लेकर जाते हैं, क्यों ना एक बार उस तरफ जाकर देखना चाहिए। वो भागता हुआ उस ट्रेन की पटरी के पास जाता है और दूर से देखता है कि संजना ऐसी हालत में है जैसे उसे कुछ रुद्ध-सुध ही ना हो। वो चारों तरफ नहीं देख रही, सीधे देखकर चले जा रही है। आरव भाग के जाता है और संजना का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे डांटता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो उसे कहती है कि वहां पटरी पर उसका कुछ सामान रखा है, वो उसे लेने जा रही है। आरव समझ जाता है कि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे जबरदस्ती घर की तरफ लाने लगता है, लेकिन वो हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं अपना सामान लेकर जाऊंगी, वो मेरा सामान है। आरव उसे जबरदस्ती घर ले आता है। घर ले जाकर बिठाते हैं, वो दोबारा अपना कड़ा उसके हाथ में डाल देता है। वो ठीक हो जाती है और फिर आता है 11वां शनिवार। 11वें शनिवार को सुबह सूरज उगने से पहले घर में पूजा शुरू होती है। उस लड़की के पुराने सारे कपड़ों को उतार कर एक तरफ रख दिया जाता है और उसे एकदम नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके ऊपर से बहुत सारी चीजें, लौंग, इलायची, सिंदूर, नींबू, दारू का पौआ, मांस, ये सारी चीजें उतार कर एक थाल में रख दी जाती हैं। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही लगभग पूजाएं चलती रहती हैं। कभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, कभी वो ठीक होती है, कभी वो बेहोश हो जाती है। इस तरीके की हरकत चल रही थी। फिर शाम को सूरज ढलने के बाद पूजा फिर से शुरू होती है। माता जी अपनी चौकी लगाकर बैठती हैं, उसमें उस लड़की को बिठाती हैं और थाल में बाकी का सामान रखती हैं। पूजा का सामान तैयार होते होते लगभग रात के 10 बज जाते हैं। अब उस सामान को ले जाने की बारी आ जाती है। माता जी कहती है कि इस सामान को हमें ऐसी जगह ले जाना है जिसके दो किनारे कभी ना मिलते हों। ये शक्तियाँ हमेशा के लिए उन्हीं रास्तों में उलझी रह जाएगी, या तो दरिया का किनारा या फिर ट्रेन की पटरी जो आपस में कभी नहीं मिलती। वहाँ आसपास कोई दरिया नहीं था, लेकिन ट्रेन की पटरी थी, जिस ट्रेन की पटरी पर पिछले 10 शनिवार से उसका उतारा जा रहा था। माता जी कहती हैं कि ये उतारा वही लेकर जा सकता है जिसका इस लड़की से कोई संबंध हो, कोई रिश्ता हो। उसके मामा के बच्चे बहुत छोटे थे, मौसी के बच्चे भी बहुत छोटे थे, वो ये काम नहीं कर सकते थे। और मामा पहले से ही बहुत डरे हुए थे। वो साफ मना कर देते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं ये नहीं कर सकता। आरव ने कहा कि ये सामान वो लेकर जाएगा, क्योंकि वो संजना से शादी करने वाला है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, तो देखा जाए तो उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं था। तभी माता जी एक पवित्र धागे से उन दोनों का एक बंधन बनाती, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन अब उन दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था। अब आरव उस सामान को लेकर जा सकता था। माता जी कहती हैं कि नियम के अनुसार उस प्रेत को इस सामान से बांध दिया गया है। तुम्हें ये सामान जहां हम पिछले 10 शनिवार से वो उतारा रखते थे, उससे पूरे 11 कदम आगे चलकर रखना है। और याद रहे, पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज लगाए, पर तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हें रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। तुम्हें डर लगेगा, लेकिन डरना मत, तुम्हारा डर ही उन सब की ताकत बन जाएगा। ये 52 प्रेतों का भोग है जो तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो। उनके पास आंखें नहीं होंगी, वो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारे पीछे चलेंगे। पीछे मुड़कर मत देखना, उन्हें उनके सही रास्ते पर पहुंचाकर ही वापस आना, तभी इस लड़की की जान बच सकती है। आरव अपने मन को बहुत स्थिर करता है, उस लड़की की तरफ देखता है, सोचता है कि इसका जीवन मेरे ही हाथों में है। अगर आज मैं डर गया तो शायद ही बच ना पाए। वो उस सामान को उठाता है और जैसे ही चलने वाला होता है, जो संजना सो रही थी वो अचानक उठती है और कहने लगती है कि मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अब तक वो सिर्फ एक प्रेत की चपेट में थी, लेकिन आज उसे पता था कि अगर ये पूजा सफल हो गई तो उसे यहाँ से जाना होगा। उसने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जीज को खींच लिया और वो सब उस पर खेलने लगी। वो भाग कर आती है और आरव का पैर पकड़ लेती है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगी।
सारे घर वाले संजना को पकड़ते हैं और आरव के पैर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके पैर को छुड़ा लेते हैं, उसके हाथों को पीछे पकड़ लेते हैं। जैसे ही आरव जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अपनी जीभ को निकालती है, धरती पर चिपकाती है और किसी सांप की तरह अपनी जीभ से आगे रेंग कर बढ़ने लगती है, क्योंकि उसके हाथ पैरों को लोगों ने पकड़ा हुआ था। आरव जितने कदम चलता, वो अपनी जीभ धरती पर चिपकाती और उतने ही कदम आगे बढ़ती। आरव जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वो एक बहुत भयानक चीख मारती, जैसे उसके मुंह से कोई शैतान निकलकर बाहर गया। आरव जाता है। माताजी आरव को अकेले नहीं भेजती, वो उसके साथ अपने एक पंडित को भेजती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि इसकी सिर्फ एक सीमा है, ये तुम्हारे साथ वहां तक जा पाएगा जहां से रेल की पटरी शुरू होती है, क्योंकि अगर ये आगे गया तो इसका वापस लौटना मुश्किल है, क्योंकि ये ठीक तुम्हारे पीछे चलकर जाएगा, और जब तुम उस पटरी पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हारे पीछे बहुत सी चीज जाएंगी। वो दोनों वहां से उस सामान को लेकर निकल जाते हैं। आरव आगे आगे चल रहा था उस थाल को लेकर, और पंडित जी उसके पीछे चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पंडित जी कहते हैं कि आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आरव हिम्मत करता है और ट्रेन की पटरी पर सीधा चलना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे चल रहा था, उसे बहुत अजीब महसूस होने लगा। तभी उसे माताजी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें रास्ते में हर वो इंसान दिखेगा जिसकी अकाल मृत्यु उस जगह पर हुई, पर तुम डरना मत। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तुम सीधा सीधा चलते रहना, अपने मन में मंत्रों का जाप करते रहना और कदमों को गिनते रहना। आरव बिल्कुल वैसा ही करता है, वो सीधा सीधा चलना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर किनारे पड़े एक कटे हुए कुत्ते पर पड़ती है, जैसे रेलवे ट्रैक पर वो अभी अभी कटा हो। लेकिन उस टाइम ट्रेन्स नहीं चल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, ट्रेन पूरी तरह बंद थी। वो समझ गया कि ये एक छल है और छलावा है। तभी वो कुत्ता उठकर आरव के पीछे की तरफ जाकर चलने लगता है। वो आगे चलता है तो उसे सड़क किनारे बने एक घर की खिड़की से दिखाई देता है कि एक औरत ने अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी। वो चिल्ला रही है, चीख रही, कह रही है कि मुझे बचा लो। उसके घर वाले उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक वो एक आग की गोले की तरफ उसकी तरफ बढ़ती है। वो घबराता है और वो आग का गोला उसके पीछे की तरफ चलने लगता है। ऐसे ही उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जो फांसी पर लटका हुआ था पेड़ पर। वो पेड़ से उतरकर उसके पीछे चलने लगता है। अचानक थाल के सामान का वजन बहुत भारी लगने लगता है। वो अपने डर को नियंत्रण करता है और सीधे सीधे चलता है। उसे अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। अब उसे पता चल पा रहा था कि उसके पीछे एक नहीं बल्कि पूरे 52 प्रेत चल रहे हैं। रास्ते का हर वो प्रेत जो काल मृत्यु था, वो उसके पीछे चल पड़ा, उस भोग के पीछे, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी। वो आरव को ही अपनी आंखें समझकर चल रहे थे। तभी वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो पिछले 10 शनिवारों से हाजिरी रखता है। अब प्रेत को पता चल गया था कि अब ये सामान को रखेगा और तुझे जाना होगा। वो आरव के कान में कहता है कि तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, अभी भी मेरी बात मान। तू यहाँ से इस सामान को किनारे रखकर चला जा, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। छोड़ दे उस लड़की का पीछा। आरव उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो पहला कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाता है, उसे लगता है उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है। लेकिन वो जैसे ही दूसरा कदम बढ़ाता है, उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया। वो जो काउंटिंग करता आ रहा था, वो उसे भूल जाता है। उसे पता ही नहीं था कि वो कितने कदम चल चुका है और उसे और कितने कदम चलने हैं। तभी वो मन में मंत्रों को पढ़ता है, अपने मन को स्थिर करता है और फिर से कदम आगे बढ़ाता है। वो पूरे 11 कदम चलकर उस सामान को धरती पर रखता है। जो 52 प्रेत उसके पीछे चल रहे थे, उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे जैसे बताया गया था, वो उस सामान को बिल्कुल उसी तरह वहां रखता है, चीजों को खोल कर रख देता है और उसके बाद वो मंत्र बोलता है जो माता जी ने उसे कहा था। वो कहता है कि तू भूत, प्रेत, अला, बला
जो कुछ भी है, आज से तू इन्हीं रास्तों पर रहेगी, इन्हीं रास्तों पर भटकेगी। उस घर की तरफ कभी मुड़कर मत देखना, उस लड़की का पीछा छोड़ दे। वो ये सब बोलता है और अचानक उस रखे हुए सामान से जैसे धुआं निकल रहा हो। वो 11 कदम पीछे मुड़कर चलता है, धरती को छूता है और वहां से सीधा भागना शुरू करता है। जिस रास्ते पर आने में उसे इतना समय लगा था, वो 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर देखता है कि संजना अब बिल्कुल ठीक है, वो सोई हुई है। वो घर जाकर गंगाजल का छिड़काव करता है और सो जाता है। उसे इतनी तेज बुखार था कि अगले 2 दिन बाद उसे होश आई। लेकिन इस कहानी का अंत इतना भी अच्छा नहीं था। दोस्तों, उस रात उस शैतान ने आरव के कान में कुछ कहा था। उसने कहा था कि ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस लड़की से मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा। और आखिरकार ये बात सच निकली। सब कुछ ठीक होने के बाद संजना कुछ अलग सी हो गई, जैसे मानो वो दिन भूल गई हो जो उन दोनों ने साथ में बिताए थे। उनके परिवारों के बीच अनबन होने लगी। उनकी शादी के लिए उनकी कुंडलियां दिखाई गई तो पंडित ने शादी से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि संजना की कुंडली में दोष है, अगर ये शादी होती है तो शायद आरव की जिंदगी पर इसका अच्छा असर नहीं होगा। और घर वाले इस बात को बहुत आसानी से मान जाते हैं। आरव के घर वाले काफी बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस लड़की के घर वाले शादी को करने से साफ मना कर देते हैं। और आरव अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस अपने घर सहारनपुर लौट आता है। वो बहुत दिनों तक इस सदमे से उबर नहीं पाता, खासकर ये घटनाएं जो उसके साथ घटी थी। सच में ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी। मैंने उसके परिवार के बीच में बैठकर उन सभी लोगों से सुनकर इस स्टोरी को लिखा था, तभी इतनी बारीकी से मैं इसे समझ पाई थी। सच्चाई उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। उनकी बातें सुनकर इन बातों पर यकीन करने का मन चाहता है, लेकिन हम सब यकीन नहीं करते जब तक हम में से किसी के साथ ना। अगर आपकी भी कोई सच्ची लाइफ की ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप मेरे जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं इसी की नई और सच्ची दास्तान के साथ। बताइएगा जरूर आपको आरव की कहानी कैसी लगी। मुझे पता है सुनकर एकदम फिल्मी लगी हो, लेकिन ये वही सच है जो उसने झेला था। नमस्कार।